हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे बाय डे क्लासेस। आज हम क्लास 9th के हिस्ट्री का लास्ट वीडियो बना रहे हैं। इसमें जो लास्ट के 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं 5 और 6 उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगी। और इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी, नहीं तो नहीं करवाऊंगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अभी तक हमने जो फ्रांस रेवोल्यूशन में पढ़ा वो ये पढ़ा कि कैसे फ्रांस जो है उसमें रेवोल्यूशन आता है उसके किंग के खिलाफ, फिर वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनता है, और उसके बाद फिर वो कैसे जो है डेमोक्रेसी को अपनाता है या रिपब्लिक बनता है। तो ये सारी चीजें अभी तक हमने इसमें पढ़ लिया है, और अब हम इसमें एक नया टॉपिक जो है स्लेवरी के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने वुमेन्स के बारे में पढ़ा था। इतने सारे राइट जो फ्रांस में आए चेंजेस के बाद, रेवोल्यूशन के बाद, उसमें राइट जो वुमेन्स के लिए था वो कहीं मेंशन ही नहीं था, उनको कोई राइट ही नहीं दिया गया। उनको 200 साल तक सिर्फ इतना ये जानने में, ये राइट पाने में लग गया कि वोटिंग करनी है, सबको वोटिंग करने का राइट होता है। ये राइट वुमेन्स को मिलने में 200 साल लग गए फ्रांस जैसी कंट्री में, जिसे आज की टाइम में हम बहुत मॉडर्न मानते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत मॉडर्न मानते हैं। फ्रांस काफी फेमस कंट्री है, वैसी कंट्री में वुमेन्स को हिस्ट्री में 200 साल लग जाते हैं सिर्फ वोटिंग का राइट पाने के लिए। तो हम स्ट्रगल की बात अगर करें, फ्रांस की वुमेन्स ने जो किया वो बहुत ज्यादा था। तो अब वहां पे वुमेन्स के बाद एक सेक्शन आता है स्लेवरी का। जिन्होंने हिस्ट्री पहले से पढ़ी है या कभी भी सुना होगा, हमने गुलाम शब्द बहुत सुने होंगे हिस्ट्री में, कहानियों में या फिर बहुत सारी चीजों में, सीरियल्स में, कहीं पे भी हमने गुलाम चीजें बहुत देखी होगी। जब भी हम पुराने बैक टाइम की बात करते हैं हम उसमें गुलाम जरूर देखते हैं, नौकर चाकर देखते हैं। तो जो ये स्लेवरी होता है उसका मतलब होता है गुलाम। तो अब ये जो गुलाम होते हैं ना, ये अपनी मर्जी से काम कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि जैसे नौकरी तो हम सब कर रहे हैं, मान लो मैं नौकरी कर रही हूँ, मेरे बॉस मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहा, मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, तो मैं अपनी नौकरी छोड़ के कहीं और चली जाऊंगी, कुछ और अपना करने लग जाऊंगी। बट जो स्लेव होते हैं वो काम तो करते हैं, बट उनको ऐसा कोई राइट नहीं होता। उनको काम करना है, उनको वेज मिले ना मिले, उनको कैसा भी व्यवहार किया जाए, उनके साथ मारा पीटा जाए, उनको काम करना। वो मालिक चेंज नहीं कर सकते, नौकरी चेंज नहीं कर सकते, अपने घर भी नहीं जा सकते। एक्चुअली उन्हें बेचा जाता है। जैसे आप कपड़े बेच रहे हो ना, तो कपड़े के साथ आप कुछ भी करो, कपड़ा आपको कोई कंप्लेन नहीं करेगा। सेम ऐसे ही जो स्लेव होंगे वो आपको कोई कंप्लेन नहीं कर सकते कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे से इतने घंटे काम मत करवाओ। वो सारा जो भी आप चाहोगे वो आप उससे करवा सकते हो। तो अब इसमें जो फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ, तो हमने उसमें पढ़ा था कि फ्रांस ने बाहर जाके बिजनेस करना स्टार्ट किया था। तो जब फ्रांस के सारे लोग बाहर जाके बिजनेस ही करने लग जाएंगे तो फ्रांस में प्लांटेशन कौन करेगा, खेती बाड़ी कौन करेगा फ्रांस में। तो जो फ्रांस का सोशल रिफॉर्म चल रहा था ये जॉकबिन टाइम में, तो इन्होंने जो स्लेवरी थी उसको बंद कर दिया था, इन लोगों ने हटा दी थी स्लेवरी। बट बाद में स्लेवरी फिर से आ गई थी। तो हम पहले पढ़ते हैं स्लेवरी आई कैसे थी। तो जो फ्रांस के सारे लोग थे, मोस्ट ऑफ द पीपल्स बाहर जाते थे बिजनेस करने, मार्चेंट बन गए। तो जैसा कि हमें पता है यूरोपियंस ने अपना ज्यादातर जितना भी वो बिजनेस है, मतलब जो भी डेवलपमेंट है वो बिजनेस करके ही किया है। जैसे इंग्लैंड हमारे पास बिजनेस करने आया था, बिजनेस करते करते उसने हम पे राज कर लिया, सारी चीजें हमने पढ़ी है। तो सेम वैसा ही था, फ्रांस के भी ज्यादातर लोग बिजनेस ही करते थे। वो द कॉलोनीज इन द कार्बियन, मार्टिनिक्यू और गॉर्डिलॉप और सैंट डोमिन, ये सारी जगहों के नाम है जहां से वो लोग बहुत ज्यादा सप्लायर्स, मतलब सप्लाई करते थे चीजों को। जैसे कि ये टबैको हो गया, इंडिगो हो गया, शुगर हो गया, कॉफी हो गया, इन सारी चीजों को ये यहाँ से बहुत ज्यादा सप्लाई करते थे और बिजनेस में लगे रहते थे यूरोपियंस। और ये दूर दूर तक जाते थे बिजनेस करने के लिए, दूसरे देशों में ट्रेड करने के लिए। अब जब आप दूसरे देश में ट्रेड करने जाओगे तो आपके खुद के घर का काम कौन करेगा। मान के चल लो जैसे कि 2 मेंबर है फैमिली में, हस्बैंड एंड वाइफ। अब वो दोनों ही अगर जॉब पे चले जाए तो उनका घर कौन संभालता है। तो हम मोस्टली देखते हैं वर्किंग पीपल्स अपने घर पे डोमेस्टिक वर्कर्स रखते हैं ताकि उनके घर का काम हो सके। तो ऐसे ही जब ये लोग दूर दूर जा रहे थे तो यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर होने लग गई, और वो भी किस लिए,
प्लांटेशन के लिए, मतलब खेती के लिए इनके पास लेबर नहीं थे। तो इन्होंने एक ट्रायंगुलर स्लेव का आइडिया अपनाया। ट्रायंगुलर शेप का आइडिया में इन्होंने ये किया कि जो ये यूरोप था और अफ्रीका था और जो अमेरिका था, अगर आप इनको मैप में देखो तो यहाँ पे ऊपर की साइड आपको यूरोप मिलेगा, नीचे अफ्रीका मिलेगा और इस साइड में आपको आके अमेरिका मिलेगा। तो ये एक ट्रायंगल शेप बना रहा है। तो यहां से इन्होंने ट्रायंगुलर स्लेव का जो आइडिया था वो अपनाया और यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में इन्होंने स्लेव्स को बेचना खरीदना चालू कर दिया। तो जो स्लेव थे ये 17वीं सेंचुरी से जो फ्रांस के जो मार्चेंट थे वो जाते थे ये बॉर्डियोक्स और नैंटे अफ्रीका के कोस्ट जाते थे और वहां से वो लोग जो लोकल जर्नल होता था या लोकल जो चीफटेंस होते थे उनसे वो लोग स्लेव्स खरीदते थे। कहने के लिए तो हम कह रहे हैं कि वो स्लेव्स खरीदते थे, मतलब एक्चुअल में वो ह्यूमंस भी इनको खरीद रहे हैं अपना काम करवाने के लिए। मतलब उन्होंने अगर खरीद लिया है ना तो उस ह्यूमन को कोई तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो खाने पे आपके लिए सारे काम और पूरी जिंदगी करेगा। और मे भी हो सकता है कि कल को जो उसका बच्चा हो ना वो भी आपका स्लेव ही होगा, वो भी मालिक नहीं बनेगा, उसे भी कोई राइट नहीं है, वो भी नौकर था, नौकर ही रहेगा अपने पापा की तरह। तो ये लोग अफ्रीका से, हमें अभी भी पता है कि अफ्रीका काफी गरीब कंट्री है, तो ये लोग अफ्रीका से लोगों को खरीद के सामान में पैक करके 3 महीने का लंबा रास्ता होता था अफ्रीका से यूरोप का, अमेरिका का, ऐसा 3 महीने के लंबे लंबे रास्ते से जहां से अटलांटिक ओशियन पार करके आते थे और स्लेव्स को लेके आते थे और फिर उन स्लेव्स को ये प्लांटेशन वाले ओनर्स को दे देते थे। मतलब जिनको खेती करनी होती थी, जिन लोगों को कमी थी लेबर्स की, उनको ये लोग स्लेव्स दे देते थे। अब इसके बाद अब जब स्लेव की डिमांड इतनी बढ़ गई तो स्लेव्स के साथ बहुत ज्यादा चीजें बढ़ने लगी। जो यहाँ पे था यूरोपियन मार्केट में स्लेव की डिमांड बढ़ती गई, स्लेव की डिमांड बढ़ रही थी, साथ में इनका बिजनेस चल रहा था, इनके शुगर, कॉफी और इंडिगो भी बहुत ज्यादा बिकने लग गए थे। तो अब इतनी सारी अगर खेती का सामान बिक रहा है तो इसका मतलब है उगाना भी उतना ज्यादा है। तो जब ज्यादा उगाना है तो लेबर से ज्यादा काम करवाना पड़ेगा ना, ये लोग बहुत बहुत ज्यादा काम करवाने लग गए। इससे जो स्लेव बेचने वाले लोग थे उनको भी फायदा हो रहा था और जो स्लेव अफ्रीका से ला के बेचते थे उनको भी फायदा हो रहा था, काफी अच्छा काम चल रहा था उनका स्लेव ट्रेडिंग का। लेकिन 18वीं सेंचुरी में वहां पे जो है स्लेव को फ्रांस में बड़ा क्रिटिसाइज किया गया, गलत माना गया स्लेवरी सिस्टम को, किसको हटाना चाहिए। तो जो ये नेशनल असेंबली है इसने इसके लिए काम किया और डिबेट हुआ वहां पे कि जो ये मैन का राइट है वो सबको मिलना चाहिए फ्रांस में या नहीं मिलना चाहिए। तो इस पे ये लॉ तो पास नहीं हुआ, लेकिन कुछ बिजनेसमैन थे जिनकी इनकम इसी पे डिपेंड थी, तो ये लॉ पास होना थोड़ा मुश्किल था। बट थोड़े से चेंजेस आए, लेजिस्लेचर्स ने 1794 में जो है स्लेव्स को फ्री कर दिया, बोला कि अब वो फ्री है, उनको फ्री कर दिया गया 1794 में। इससे क्या हुआ, शॉर्ट टर्म में जो है ना थोड़ी 10 ईयर तक तो ये बिजनेस चला कि हाँ ठीक है स्लेव्स फ्री है। लेकिन 10 साल के बाद नेपोलियन आता है। नेपोलियन फ्रांस का किंग था एक टाइम में, अपने आप को उसने किंग घोषित किया था। ये आया और इसने फिर से स्लेवरी को वापस ला दिया। लेकिन शायद उसके बाद लोगों को कुछ कुछ समझ में आने लग गया, रेवोल्यूशन हुए तो लोगों की शायद आंखें खुली, तो लोगों को समझ में आया कि भाई स्लेव्स जो थे, ये अफ्रीकन स्लेव जो नीग्रो थे, इनके साथ बड़ा गलत हो रहा है यार, इनको हटा, मतलब स्लेवरी सिस्टम हटा देना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए। और फाइनली जो है फ्रांस कॉलोनीज में 1848 को पूरी तरीके से इस स्लेवरी सिस्टम को हटा दिया गया। मतलब स्लेव्स को ट्रायंगुलर स्लेव के थ्रू लाया जाता था अफ्रीका से अमेरिका और ये यूरोप के रास्ते ऐसे करके, और इन्हें यहाँ पे जो लोग खेती बाड़ी करते थे उनको बेचा जाता था। और इनकी खेती किस चीज की होती थी, शुगर की, टबैको की, इंडिगो की, इन सब की खेती करते थे और इसके लिए इनको स्लेव की जरूरत थी। और ये फिर लास्ट में 1848 में हटा दिया गया। इसमें बस इतना ही है। और ये नीग्रो वर्ड हमने आज की लाइफ में भी बहुत सुना है, नीग्रो वर्ड, ये खास करके लिए अफ्रीका के लोगों के लिए यूज किया जाता है।
जो साउथ अफ्रीकन लोग होते हैं ना, सहारा डेजर्ट वाले, या सहारा डेजर्ट तो नॉर्थ में है, सहारा डेजर्ट के जो साउथ के लोग होते हैं, मतलब सहारा डेजर्ट के एरिया को ले लो और उसके जो सदर्न पार्ट के लोग होते हैं ना, उनके लिए ये टर्म यूज किया जाता है नीग्रो। अब यहाँ पे हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब जो रेवोल्यूशन था उससे एवरीडे लाइफ में क्या चेंजेस आए, कैसे चेंजेस आए, इसके बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। हमने इतना तो जाना कि जो रेवोल्यूशन था उससे कंट्री की पॉलिटिकल चेंज की वजह से लोगों की क्लोथिंग बदल गई, लोग क्या पहनते थे, उनकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज बदल गई, क्या बुक वो रीड करते थे ये चीज बदल गई। मतलब चेंज पॉलिटिकली आया था बट इसका असर उनकी सोशल लाइफ पे भी हुआ था। बहुत सारे चेंजेस आए थे लोगों के और औरतों के और बच्चों की लाइफ में 1789 में, जो कि हमने पढ़े हैं। जो गवर्नमेंट था इसने सबके लिए लिबर्टी और इक्वालिटी का जो था वो एवरीडे लाइफ में लॉ पास कर दिया था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, आप अगर किसी को लिबर्टी या इक्वालिटी दे रहे हो, फ्रीडम दे रहे हो, तो उसमें एक चीज जो थी सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने किया था वो था सेंसरशिप को हटा देना। अब आप लोग सोचोगे सेंसरशिप क्या होता है। आपको कोई फिल्म बनानी है, कोई भी पिक्चर बनानी है, या फिर कुछ भी बुक छापनी है, बुक पब्लिश करनी है, न्यूज आर्टिकल दिखाना है, उसके लिए अगर आपको किसी से परमिशन लेना पड़ता है तो वो सेंसर होते हैं। जैसे कि होते हैं कई फिल्मों में हमने सुना है कि इसमें के कुछ सीन्स सेंसर बोर्ड ने कटवा दिए हैं, ये चीज सेंसर बोर्ड ने ऐसा किया वैसा किया। तो फिल्म्स के लिए तो है, बट हमारी जो मीडिया है, हमारे मीडिया के लिए ऐसा नहीं है। हमारी मीडिया फ्री है, वो सब कुछ दिखा सकती है। बट फ्रांस में ऐसा नहीं था। फ्रांस की मीडिया उस टाइम में फ्री नहीं थी। फ्रांस की मीडिया अपनी मर्जी से सब कुछ दिखा नहीं सकती थी। वो कुछ भी छापने से पहले, कोई भी बुक छापने से पहले, कोई भी प्ले न्यूज़पेपर छापने से पहले या फिर प्ले से पहले उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी और उनकी परमिशन उनको अप्रूव करवाना पड़ता था सेंसर से, जो कि किंग थे। किंग से उन्हें सारी चीजें अप्रूव करानी पड़ती थी, तभी वो छाप सकते थे या फिर दिखा सकते थे। अब जब सारे लोगों को फ्रीडम मिल गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गई है, तो इसका मतलब है ना, जो भी उनका एक्सप्रेशन है उन्हें आप वो क्लियरली दिखा सकते हैं, उनका नेचुरल राइट हो गया। तो उस टाइम पे फिर न्यूज़पेपर में, पैम्पलेट्स में, बुक में और प्रिंट पिक्चर में, इन सब में बहुत सारी चीजें चेंज होने लग गई और ये रैपिडली पूरी कंट्री साइड में फैलने लग गई। इन्होंने बहुत सारी चीज को डिस्क्राइब किया जो फ्रांस में हो रहा है, कैसे बदलाव आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, ये सब को इन्होंने छापना शुरू कर दिया। और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी ये बहुत ज्यादा मीनिंगफुल थी, क्योंकि अगर हम अपने प्रेस को फ्रीडम नहीं देंगे तो हमारी जो सोच है उसके विरोध में भी कोई सोच होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार मैं ही सही हूं, मेरे खिलाफ वाले बंदे की सोच भी तो मुझे जाननी है। आप सही और गलत का फैसला तब कर सकते हो जब आप दोनों पक्षों को सुनो। लेकिन अगर सेंसर किसी के अंडर होगा, या फिर मान लो कि ये सारे न्यूज़पेपर किंग छपवा रहा है, तो किंग की बुराइयां कभी लोगों को पता ही नहीं चलेगी। इसलिए जो प्रेस था वो फ्री हुआ, तो लोगों की जो अपोजिट वाली सोच थी वो भी लोगों को आके पता चली, जिससे बहुत सारी चीजें चेंज हुई। गाने, प्ले, फेस्टिवल, इन सब में बहुत सारे नंबरों में लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अट्रैक्ट होने लग गए। धीरे धीरे चीजें फेमस होने लग गई। This was only way they could grasp and identify with the idea such as liberty or justice that political philosopher wrote about at length in text. और सिर्फ एक यही चीज थी जिससे हम मान सकते हैं कि लिबर्टी और जस्टिस आ रहा था, जो लोगों ने, फिलोसफर्स ने जो बताई थी, जिन्होंने बड़ी लंबी लंबी किताबों में छापा था, वो सिर्फ हम इसी चीज से जान सकते हैं। क्योंकि अगर हमें अपनी सोच को बयान करने का मौका ना मिले, हमें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है ये बताने का मौका ना मिले, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा जीने के लिए। हम हमेशा किसी एक की सोच पे जिंदा नहीं रह सकते। जो भी इंसान है उसको अपनी बोलने का, अपने मन में वो क्या सोच रहा है उसको डिस्क्राइब करने का मौका मिलना चाहिए। और ये उसका एक बेसिक राइट है कि उसे क्या लग रहा है वो अपनी फीलिंग तो बयां करे। अगर आप अपनी फीलिंग नहीं बताओगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगी क्या चीज आपके लिए सही है क्या नहीं है।
तो इसीलिए उन्होंने फिर जो प्रेस था उसको फ्री किया और वहां की जो एवरीडे लाइफ थी वो बहुत हद तक फिर चेंज हो गई। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में नेपोलियन के बारे में बताया गया है, जिसने 1804 में अपने आप को एम्पायर ऑफ फ्रांस बताया, मतलब राजा बना दिया अपने आप को फ्रांस का। जबकि हमने पढ़ा फ्रांस तो रिपब्लिक हो गया था, इसने फिर अपने आप को राजा बना दिया। तो ये इसने जो राजा बनाया था वो 1804 में बनाया था। साथ ही साथ इसने अपना राज फैलाना चालू कर दिया यूरोपियन कंट्री में और डायनेस्टी बनाने लग गया, ये डायनेस्टी बनाने लग गया और किंगडम्स बनाने लग गया, जहां पे ये अपने फैमिली मेंबर्स को अपॉइंट करता था। अब जो नेपोलियन का जो रोल था वो मॉडर्नाइजर की तरह था यूरोप में, उसको मॉडर्नाइजर की तरह देखते थे। उसने बहुत सारे लॉज जो हैं वो डाले, जिसमें एक लॉ था प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर प्रोवाइड बाय द डेसिमल सिस्टम। अब इन्होंने जो है ना वेट और मेजरिंग में डेसिमल सिस्टम को प्रोवाइड किया। जैसे कि अगर मान के चल लो हमने कोई सामान खरीदा, वो है 14.8 kg, 800 ग्राम तो ज्यादा है ना। लेकिन अगर मैं ये डेसिमल सिस्टम हटा दूं तो मैं इसको क्या मानूंगी? अगर मैं बेचने वाली हूं तो मैं सिर्फ इसको, मतलब अगर मैं खरीदने वाली हूं तो मैं सिर्फ इसको 14 बोलूंगी, क्योंकि डेसिमल सिस्टम तो है नहीं। और अगर मैं खरीदने वाली हूं तो मैं इसको मतलब इसको बोल दूंगी कि ये कम है ज्यादा, ऐसे करके अपने हिसाब से मैं मतलब चलाऊंगी। अगर मेरा फायदा इसको कम बताने में है तो मैं सिर्फ इसको 14 बताऊंगी, और अगर मेरा फायदा इसको ज्यादा बताने में तो मैं इसको 15 डिक्लेयर कर दूंगी। बट अगर मैं इसको 14.8 ही बोलूं तो ना किसी का नुकसान होगा ना किसी का फायदा होगा, जो एक्चुअल चीज है वो रहेगी। तो ये चीज नेपोलियन ने की थी कि उसने डेसिमल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, लॉ बनाया था। अब इसके बाद उसने बहुत सारे काम किए, फ्रीडम लाए लोगों में, बट बहुत ही जल्दी जो नेपोलियन की जो आर्मी थी ना ये हर जगह दिखने लग गई और फिर बाद में इसको वाटरलू में हरा दिया गया। और ये वाटरलू में हार गया बेचारा। और इसके बाद इसकी बहुत सारी चीजें जो थी, आइडियाज था, वो रिवोल्यूशन में दिखाया गया, लिबर्टी में आया, मॉडर्न लॉ में आया, और यूरोप के लोगों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था नेपोलियन का। उसके जाने के बाद उसके आइडियाज का वगैरह वगैरह का यूरोपियन लोगों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। अब जो ये फ्रांस रेवोल्यूशन था, इसका मेन आइडिया बस इतना था कि कंट्री में लिबर्टी आनी चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट आने चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था कि लोगों को आजादी मिले, मतलब बोलने की आजादी, खाने की आजादी, पहनने की आजादी, रहने की आजादी, ऐसी सारी चीजें जिन्हें हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें फ्रांस के लोगों को चाहिए थी। अब ये जो फ्रांस में जो हुआ ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी 19वीं सेंचुरी तक फैलने लग गया। फेडरल सिस्टम हटा दिया गया, मतलब किसी एक को बढ़ावा नहीं देने का, सब बराबर है। और जो कॉलोनीज थी, जो लोग काम करते थे, उनको भी फ्रीडम मिली, उनके ये जो भी उनको बंधुआ वाले थे ये सारे भी छूट मिली। उसके बाद उनकी कंट्री को अच्छी कंट्री बनाने लग गए, मतलब अच्छी कंट्री इन वे जहां पे लोग आजादी से रह सके। और इस सारी चीजें को जब हो रहा था फ्रांस में या यूरोप में, तो हमारे इंडिया के जो दो लोग थे इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे या इस पे रिस्पॉन्स किया था, वो थे टीपू सुल्तान, ये मैसूर यानी केरला के राजा हुआ करते थे, और दूसरे थे राम मोहन रॉय। ये एक हमारे सोशल रिफॉर्मर थे जिनका बहुत बड़ा हाथ था सती प्रथा को रोकने में। ये हमने 7th या 8th क्लास में, शायद 8th क्लास की हिस्ट्री में है ये, उसमें हमने पढ़ा होगा इनके बारे में। तो ये जो थे ना, इस आइडिया से जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रहा था उसके आइडिया पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहे थे, मतलब इनको भी लग रहा था कि हाँ ऐसी चीजें आनी चाहिए। अगर ऐसे ऐसे हम दूसरे की कंट्री को देख के रिस्पॉन्स ना करें तो हमें अपना भी अच्छा बुरा नहीं पता चलेगा। जब हम दूसरों को देखते हैं कि अच्छा ये चीज चल रही है आजकल ट्रेंडिंग में, चलो हम भी ट्राई करके देखते हैं। ट्रेंडिंग वाली चीजें ज्यादा लोग पहनते हैं ना, ज्यादा लोग यूज करते हैं,
तो वो कब आता है, जब हम दूसरों को देखते हैं, दूसरे के आइडिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही करके फ्रांस के आइडिया को बहुत सारी कंट्रीज ने देखा। हमने अमेरिका की कंट्रीज के बारे में पढ़ा जिन्होंने देखा और अपना इंडिपेंडेंस पाया। इंडिया के भी कुछ लोग सोच रहे थे, यूरोप के भी बहुत सारी कंट्री सोचने लग गई थी, और ऐसे करके धीरे धीरे बाकी सारी कंट्रीज में जो है आगे आज के टाइम पे हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक हो चुका है। काफी हद तक कंट्रीज डेमोक्रेटिक हो चुकी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है कुछ लगभग 6, और अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर्स पे वीडियो चाहिए तो जैसा मैंने पहले ही कह दिया था, आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और आपको कमेंट बॉक्स में करना पड़ेगा कि हाँ हमें इसकी वीडियो चाहिए, लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी जाके मैं इसकी वीडियो बनाने वाली हूँ। नहीं तो मैं अगले चैप्टर पे चली जाऊंगी बिना क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बना।